सुनिए इस लाइन को, जब ये भस्म लगाता है पता नहीं कितनों को भस्म कर देता है। कमाल की लाइन है ना। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि एक क्लियर वार्निंग है। ये बताती है कि आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो कितनी इंटेंस, रॉ और रक्त रंजित होने वाली है। सीधे शब्दों में कहें तो शुरुआत से ही यहां मौत का खेल तय है। तो आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भैरव, ए 1000 करोड़ नाइट ऑफ ब्लड एंड सर्वाइवल की। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी रात जहां पूरी तरह से अफरा तफरी मची है, मारधाड़ चल रही है और हर सेकंड में सर्वाइवल का एक नया टेस्ट है। ये दास्तान एक सिंगल फ्रैंटिक रात की कश्मकश को हमारे सामने लाती है। अब सोचिए, 1000 करोड़, कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट या कह लीजिए इंसाइटिंग इंसिडेंट यही नंबर है। एसपी डायना के अंडर में एक बहुत ही मैसिव ड्रग बस्ट होता है जहां पूरे 900 किलो प्योर कोकेन पकड़ी जाती है। और बस यही वो चिंगारी है जो इस पूरी कहानी में आग लगा देती है, क्योंकि इतना बड़ा माल पकड़े जाने का सीधा सा मतलब था कि कार्टेल किसी भी हद तक जाने को तैयार था। लेकिन क्राइसिस सिर्फ ड्रग्स तक लिमिटेड नहीं है। अब इस दूसरे नंबर पर ध्यान दीजिए, 40। एक तरफ ड्रग बस्ट हुआ और ठीक उसी वक्त एक रिटायरमेंट पार्टी में 40 पुलिस ऑफिसर्स को एक बहुत ही स्ट्रांग नशीली दवा देकर पॉइजन कर दिया जाता है। अब इन 40 ऑफिसर्स की जान लिटरली अटक गई है। इन्हें तुरंत मेडिकल रेस्क्यू की जरूरत है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? समय रुक नहीं रहा है। एक ही रात में शाम को ड्रग्स पकड़ी जाती हैं। रात होते होते ऑफिसर्स जहर का शिकार होते हैं। आधी रात को हाईवे पर दुश्मन एम्बुश कर देते हैं और सुबह तक लालगंज स्टेशन पर एक भयानक क्लाइमैक्स होता है। इन पॉइजन से तड़पते ऑफिसर्स को 80 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल ले जाना है और ये सब कुछ सिर्फ एक सिंगल चियोटिकली वायलेंट रात में होना है। तो चलिए अब आते हैं हमारे इस एक्सप्लेनर के पहले सेक्शन पर, जहां हम बात करेंगे द रिलक्टेंट हीरो की। पता है, इस पूरे केओस के बीच एक इंसान ऐसा है जिसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं था। 10 साल, ये कोई छोटा टाइम नहीं होता। हमारा हीरो भैरव पूरे 1 दशक तक जेल की सलाखों के पीछे था और आज ही उसे रिहाई मिली थी। ये उसकी आज़ादी की पहली रात थी। लेकिन उसे प्रैक्टिकली जबरदस्ती एक केटरिंग ट्रक का ड्राइवर बना दिया जाता है ताकि वो इंडाइंग ऑफिसर्स की जान बचा सके। पर सीरियसली बताऊं, भैरव की असली फाइट ना इन ऑफिसर्स को बचाने की है, ना किसी गैंग से लड़ने की। उसकी मोटिवेशन बहुत डीपली पर्सनल है। उसे जिंदा रहना है क्योंकि उसे अपनी अनाथ बेटी ज्योति से मिलना है, वो भी अपनी जिंदगी में पहली बार। इस पूरे खौफनाक वायलेंस के बीच ये दरअसल एक बाप की स्टोरी है जो हर हाल में अपना वादा पूरा करना चाहता है। और अब बढ़ते हैं कहानी के अगले फेज की तरफ, सीज एट लालगंज स्टेशन। यहां से स्टेक्स डबल हो जाते हैं। अब यहां टेंशन को 2 अलग अलग लेवल पर फील कीजिए। एक तरफ है हमारा मूविंग टारगेट, वो ट्रक जिसमें एसपी डायना, भैरव और वो 40 बेहोश कॉप्स अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। और दूसरी तरफ है एक ट्रैप, लालगंज स्टेशन। वहां कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ 55 साल के हवालदार यादव और कुछ मासूम कॉलेज स्टूडेंट्स फंस चुके हैं। दोनों तरफ जान का खतरा उतना ही बड़ा है। और इनके खिलाफ खड़ा कौन है? एक ऐसी फोर्स जो किसी भी एंगल से इम्पॉसिबल लगती है। सिक्का गैंग का रूथलेस हमला, वो मॉन्स्ट्रस कैनिबल निथारी, अश्वत्थामा का गुस्सा, एसपी डायना के सर पर रखा गया 10 करोड़ का खुला इनाम, और सबसे वर्स्ट, खुद पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर छिपा एक गद्दार, अब्बास अली। दुश्मन बाहर भी हैं और अंदर भी। उम्मीद तो जैसे बचती ही नहीं। पर तभी एक बहुत ही सिनेमैटिक और पावरफुल चीज सामने आती है। ऊपर से खामोश, अंदर से तूफान है। भैरव शुरुआत में भले ही एक डरावा, चुपचाप कैदी लग रहा हो, पर उसके अंदर एक भयंकर, वायलेंट, लेजेंडरी पास्ट छुपा है। ये वो पॉइंट है जहां हमें समझ आने लगता है कि इस आदमी को हल्के में लेना कार्टेल की सबसे बड़ी भूल होने वाली है। तो क्लाइमैक्स से ठीक पहले एक सबसे बड़ा और क्रूशल सवाल उठता है, क्या एक अकेला आदमी पूरी की पूरी गैंग आर्मी को मिटा सकता है? क्या वो अपनी बेटी से किया गया प्रॉमिस निभा पाएगा? ये क्वेश्चन इस पूरी रात के सस्पेंस को अपनी पीक पर ले जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहानी का सबसे एक्सप्लोसिव हिस्सा, द अल्टीमेट ब्लड बाथ। आखिरकार भैरव और वो गैंग आमने सामने होते हैं लालगंज स्टेशन पर। भैरव के हाथ में एक त्रिशूल है जिसे देखकर पहले तो दुश्मन उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे मच्छर मारने की मशीन तक कहते हैं।
लेकिन अगले ही पल भैरव लिटरली उस स्टेशन को एक शमशान घाट में बदल देता है। एक अकेले आदमी की रॉ एनर्जी उस पूरे गैंग पर भारी पड़ती है और वो उन ट्रैप्ड सिविलियंस को बचा लेता है। उसी खूंखार क्लाइमैक्स में भैरव कहता है, मैं वो था जिसकी तबाही की गवाही अखबार का पन्ना पन्ना देता था। जरा सोचिए, इस एक लाइन से पता चलता है कि उसने कितना डार्क लेगेसी अपने पीछे छोड़ा था, और ये सब उसने दफना दिया था सिर्फ अपनी एक छोटी सी बच्ची के लिए। ये लाइन बताती है कि आज रात उस दानव को वापस जड़ाकर कार्टेल ने खुद अपनी मौत को बुलाया है। अब इस मैसिव एक्शन के बाद हम अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे इमोशनल सेक्शन पर आते हैं, अ फादर्स प्रॉमिस। जब अगली सुबह सूरज निकलता है तो नतीजा हमारे सामने होता है। उन 40 पुलिस वालों की जान बच गई है। कार्टेल पूरी तरह से टूट चुका है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बाप का अपनी बेटी से मिलने का वो 10 साल लंबा पेनफुल इंतजार आखिरकार पूरा होता है। एक टिकिंग क्लॉक सर्वाइवल मिशन का ये एक प्रॉपर इमोशनल एंड था। लेकिन रुकिए, कहानी को यहां एक ग्रिटी थिएट्रिकल टच दिया गया है। एक आखिरी डायलॉग आता है, भैरव वापस आ गया, अब उसे पता चलेगा मौत का चेहरा बदला है, कैरेक्टर नहीं। ये लाइंस इस बात की गवाह हैं कि दुश्मन नए आ सकते हैं, उनके चेहरे बदल सकते हैं, पर मौत का असली कैरेक्टर और खतरा इस वायलेंट दुनिया में हमेशा बरकरार रहता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपके दिमाग में ये सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं, जब 1000 करोड़ की इस बड़ी वार के बाद धूल छट जाती है, तो क्या एक खून से सना पुराना अतीत कभी एक योद्धा का पीछा सच में छोड़ता है? सोचिए इस बारे में। आज के विश्लेषण में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।